दोस्तों, हम पढ़ते आ रहे थे ग्रीन केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। वो क्या है? वो है सेपर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज। मतलब क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री का जो पांचवा प्रिंसिपल है वो इस बात पर बेस्ट है कि आप कोई भी केमिकल रिएक्शन को कर रहे हो तो केमिकल रिएक्शन को इस प्रकार से डिजाइन करो कि उसमें आपके सॉल्वेंट का यूज ही ना हो, मतलब वो रिएक्शन सॉल्वेंट हो जाए। पहली बात, यदि आपको ऐसी कंडीशन आ गई आपके कि उसमें सॉल्वेंट यूज करना ही पड़ेगा, तो उस कंडीशन में इस प्रकार के सॉल्वेंट का चयन कीजिए जो सॉल्वेंट क्या हो, ग्रीन सॉल्वेंट हो। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन जो फिफ्थ प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री का उसको समझते हैं। देखिए, पांचवा प्रिंसिपल क्या? सेपर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज। क्लियर? मतलब क्या है, कोई किसकी डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा? The use of auxiliary helping substance, ठीक है, सपोर्टिंग सब्सटेंस। यूज ऑफ ऑक्सिलरी सब्सटेंसेज एग्जांपल जैसे कि सॉल्वेंट और सेपरेटिंग एजेंट should be made unnecessary whenever possible and non harmful when used। मतलब क्या है कि ये ऐसे बोल रहा है कि आपके पास माना कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो उसको एक तो करने के लिए आपको क्या चाहिए? मीडियम प्रोवाइड करवाने के लिए, जैसे कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन हो सके, उन एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए, सरफेस एरिया बढ़ जाए, उसके लिए एक तो आपको चाहिए मीडियम के रूप में सॉल्वेंट। क्लियर? ठीक है। दूसरा, आपने रिएक्शन परफॉर्म कर ली और आपके पास बन गया क्रूड प्रोडक्ट। तो क्रूड प्रोडक्ट है, उसको सेपरेट आउट करना है आपको। ठीक है? यानी वो इसका क्या करना है? वर्कअप करना है। तो वर्कअप के लिए भी आपको क्या चाहिए? सॉल्वेंट। क्लियर? तो आप इस सॉल्वेंट का यूज़ करना हो तो इस सॉल्वेंट इस प्रकार से यूज़ करो कि या तो इनका यूज़ ही ना हो, या फिर अगर यूज़ भी करना पड़े तो क्या हो, ये नॉन हार्मफुल, जहाँ तक पॉसिबल हो ये नॉन हार्मफुल होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। क्लियर? तो ये 5 जो प्रिंसिपल है इसी के ऊपर बेस्ड है। तो जो ऑक्सिलरी सब्सटेंस है वो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को इस प्रकार से उनको किससे रिप्लेस कर दो? पेपर एंड इको फ्रेंडली ग्रीन सॉल्वेंट से आप सब क्या कर दो? रिप्लेस कर दो। इस प्रकार से किसी भी रिएक्शन या किसी भी प्रोसेस को आप डिजाइन करो। तो यहाँ पर जो ग्रीन सॉल्वेंट के रूप में इको फ्रेंडली और ग्रीन सॉल्वेंट के रूप में जो यूज करेंगे हम, एक तो बात करेंगे आयोनिक लिक्विड के बारे में। आयोनिक लिक्विड क्या होते हैं? एक फर्स्ट ऑफ इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लेस देन 100 लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? दूसरी बात, ये केटन और एनायन से मिलकर बने होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं, जैसे कि R4 N प्लस और R4 P प्लस और भी है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो देखिए, दूसरा जो सॉल्वेंट है वो है सुपर क्रिटिकल CO2। सुपर क्रिटिकल आपने जो पहले पढ़ा होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। क्लियर? तो ये किस क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी भी गैस को कितनी ही कोशिश करो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, लिक्विफाई नहीं होगी। तो इस कंडीशन में जो CO2 है, उसमें आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो कि गैसियस फॉर्म में है। एक्चुअल में गैस और लिक्विड के बीच में क्या चलता है? केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन सुपर क्रिटिकल कंडीशन में उसको आप अलग-अलग फेज में डिफाइन नहीं कर पाओगे कि गैस है या लिक्विड है। तो एक फ्लूइड बन जाएगा जिसमें दोनों प्रॉपर्टी होगी, गैसियस और लिक्विड। ये होता है सुपर क्रिटिकल CO2 एंड सुपर क्रिटिकल वाटर। सेम एज। क्लियर? तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, आप परफॉर्म कर रहे हो, तो जैसा कोई केमिकल रिएक्शन है A प्लस बी, उससे बना रहे हो C। तो ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ए एंड बी, इनको एक दूसरे से इंटरेक्शन में आना होगा, कॉन्टैक्ट में आएंगे तभी तो रिएक्शन परफॉर्म होगी। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? मीडियम चाहिए।
क्या चाहिए? मीडियम, मीडियम के रूप में क्या चाहिए आपको? सॉल्वेंट। और मास ट्रांसफर, एक दूसरे से ट्रांसफर होगा तभी तो आप क्या बनेगा? प्रोडक्ट। तो मास ट्रांसफर मीडियम के रूप में आपको क्या चाहिए? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट चाहिए चाहिए तो सॉल्वेंट को किससे रिप्लेस कर दो? ग्रीन सॉल्वेंट से। क्लियर? ग्रीन सॉल्वेंट से। दूसरा, जो कुछ सॉल्वेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, जैसे वेल नोन सॉल्वेंट था बेंजीन। बेंजीन को यूज़ करता है, लेकिन बेंजीन क्या है? कार्सिनोजेनिक, हाइली कार्सिनोजेनिक। पता है आपको अच्छे से? क्योंकि और दूसरी बात, ये वोलेटाइल इन नेचर होता है, वोलेटाइल इन नेचर। ठीक है? तो ये वोलेटाइल होकर एनवायरनमेंट की एयर में चला जाता है, और एयर को जैसे हम रेस्पिरेशन के थ्रू अंदर लेते हैं तो हमारे ये कैंसर का कारण बन जाता है। इसको, बेंजीन को रिप्लेस करो किसी ग्रीन सॉल्वेंट से। इसी प्रकार क्लोरोफॉर्म ट्रेडिशनल रूप से खूब यूज़ होता था केमिकल रिएक्शंस के लिए, लेकिन ये इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो क्या है? एनेस्थेटिक है। इसी प्रकार बेंजीन का क्या है? कार्सिनोजेनिक। क्लियर? और आपने एक और सॉल्वेंट पढ़ा, परक्लोरोइथाइलिन। ये क्या होता है? सस्पेक्टेड कार्सिनोजन। अभी इसका पूर्ण रूप से ये प्रूव नहीं हो पाया कि ये कार्सिनोजन है, लेकिन इस पे पूरा डाउट है कि ये क्या है? कार्सिनोजन। इसलिए किस कैटेगरी में रखा है इसको? सस्पेक्टेड कार्सिनोजन में। ये ड्राई क्लीनिंग और क्लॉथ्स में यूज़ होता है। जब मैंने आपको थर्ड प्रिंसिपल पढ़ाया था, लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस, मैंने इसका अल्टरनेट बताया होगा, तो आपको याद है क्या? वो बताया था मैंने आपको, क्या बताया था? सुपर क्रिटिकल CO2 प्लस सर्फेक्टेंट, और जो क्लॉथ्स में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में बताया था मैंने आपको H2O2 प्लस कैटेलिस्ट बताया था। याद है आपको? क्या बताया था मैंने? H2O2 प्लस कैटेलिस्ट। क्लियर? देखिए, ये तो ब्लोइंग एजेंट हो गया CO2 का, H2O2 प्लस कैटेलिस्ट हो गया कैटेलिस्ट। क्लियर? नेक्स्ट है जो CH2Cl2 DCM, डाइक्लोरोमीथेन, DCM, ये भी सस्पेक्टेड कार्सिनोजन ही है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये दोनों फ्लेमेबल और टॉक्सिक भी होते हैं। क्लियर? जो नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म है, ये टर्म आपको पूछ सकते हैं, VOCs की फुल फॉर्म क्या? तो ये होता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हमें पूछ सकते हैं। क्लियर? अब जो सॉल्वेंट आपको यूज करना ही पड़ेगा, तो यूज होने वाला सॉल्वेंट एक तो आपके पास ऐसा डिजाइन करो रेडिली अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि आपको उनको कहीं बनाना पड़ रहा, तो सिंथेसिस से ही एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा? कंटेमिनेंट हो जाएगा, हार्मफुल इफेक्ट देगा। तो रेडिली अवेलेबल हो, मैक्सिमाइज़ द एटम एफिशिएंसी, मतलब इनका यूज़ करो, तो जो केमिकल रिएक्शन है उससे यील्ड क्या मिला? मैक्सिमम यील्ड प्राप्त हो आपको। क्या हो? मैक्सिमम यील्ड। क्लियर है? 92%, 95% से अबव मिले। ठीक है? और ये नेचुरल हो, जहाँ तक हो सके आपको नेचुरल हो, नॉन टॉक्सिक एंड चीप, सस्ते भी होने चाहिए, एफिशिएंसी अच्छी हो। क्लियर? जैसे कि H2O, H2O को तो आप बोल सकते हो सुपर सुपर ग्रीनेस्ट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो आपको कहीं भी मिल जाएगा, इससे बेटर कुछ नहीं है। एक सुपर क्रिटिकल CO2, H2O2, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। देखो, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का भी बहुत यूज़ होता है, एक्चुअल में क्या है, इसको आप रीयूज़ भी कर सकते हो। ये पॉलीइथाइलिन ये होता है PEG 400, PG 600, PG 400 में आप 1,5 बेंजोथाइज़ाइपिन का सिंथेसिस कर सकते हो। 1,5 बेंजोथाइज़ाइपिन। क्लियर? PG 400 में। तो एक आयोनिक लिक्विड बताया ये, और DES की फुल फॉर्म होती है डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट। क्लियर? कोई रिएक्शन कर रहे हो आप, सॉल्वेंट लेस रिएक्शन, एक तो है आपके पास ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मतलब ये है कि आपने मोर्टार और पेस्टल ली,
उस मोर्टार और पेस्टल में आपने एक सॉलिड आपके पास 2 रिएक्टेंट है, जिनमें आपको रिएक्टेंट ए भी सॉलिड है, रिएक्टेंट बी भी सॉलिड है। दोनों को आपने उसमें ले लिया, ठीक है? आपका जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहा हो, कैटलिस्ट भी सॉलिड होगा या जो हो आपने उसमें डाल दिया। अब आपको मोर्टार और पेस्टल में उसको ग्राइंड करना है, मतलब जितना हो सके उसको बारीक करना है। जैसे-जैसे आप बारीक करोगे, का सरफेस एरिया वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने के कारण ये जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है, वो कॉन्टैक्ट में आने लग जाएँगे। जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट में होंगे, वो एक-दूसरे रिएक्शन कर कर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएँगे। और ये देखा गया कि इससे जो प्रोडक्ट मिलता है, वो मैक्सिमम यील्ड में मिलता है। ग्रेटर देन 95% यील्ड यहाँ से आपको ऑब्टेन होती है। और ये जो रिएक्शन करते हो 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। तो जो सॉल्वेंट लेस रिएक्शन है ये, कितनी अच्छा अल्टरनेट निकाला है ग्रिंडिंग। इसके थ्रू आप चालकोन सिंथेसिस कर सकते हो। अल्फा, बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को कहते हैं चालकोन कहते हैं ना। आप एल्डोर कंडेंसेशन पढ़ा होगा आपने। तो एल्डोर कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट है, वो क्या है? उसको ही चालकोन कहते हो। चालकोन का मेडिसिन में बहुत यूज़ है। ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग सिंथेसिस एंड ड्रग डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा यूज़ है। और कुछ ड्रग डिज़ाइन में तो ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होता है। इससे आगे कुछ दूसरा मॉलिक्यूल सिंथेसिस कर सकते हो। चालकोन बनाना बहुत आसान है। क्लियर? रिएक्शन इन सॉलिड फेज का ये है कि आप सॉल्वेंट यूज़ ना करो, तो सॉलिड फेज में रिएक्शन करवा लो। क्लियर? तो इसमें कोई ना कोई जो ग्रुप लिए होंगे आपने वो उनको जोड़ो या पॉलीमर फॉर्म कोई पॉलीमर लो और उसमें आपको इनको कॉन्टैक्ट में लाकर कोई सरफेस में इस प्रकार से आया कि ये क्या आ जाए उसके कॉन्टैक्ट में, एक दूसरे मॉलिक्यूल। और माइक्रोवेव, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। माइक्रोवेव ओवन, ये क्या होता है कि एक इसमें माइक्रोवेव ओवन में आपने क्या करते हैं, जो आपने रिएक्टेंट लिया, उस रिएक्टेंट को सूटेबल टेम्परेचर पे डिज़ाइन करके रख देते हैं। उसमें माइक्रोवेव इरेडिएशन डालते हो। ये सब अभी एट प्रेज़ेंट टाइम पे बहुत ग्रीनेस्ट है, लेकिन इसमें भी आप एनर्जी यूज़ हो रही है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, उसकी एफिशिएंसी को देखना पड़ेगा। बाकी ये ग्रीन मेथड में ही आ रहा है। माइक्रोवेव सिंथेसिस से आपको 3 से 5 मिनट्स में आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और इसके थ्रू आप चालकोन सिंथेसिस ईज़िली कर सकते हो। चालकोन सिंथेसिस और 1,5 बेंजो थायाज़िपिन थायाज़िपिन सिंथेसिस जो मैंने खूब किया है सिंथेसिस, क्लियर? और आप इससे बना सकते हो माइक्रोवेव इरेडिएशन। ये ईज़िली इसका जैसे ही ग्रीन केमिस्ट्री का नाम आता है तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि माइक्रोवेव इरेडिएशन, क्लियर? नेक्स्ट है सोनो केमिस्ट्री। ये भी रेडिएशन के ऊपर ही है लेकिन इसमें मीडियम चाहिए थोड़ा-सा। जैसे आपका सोनोकेशन होता है, उसमें आप पॉट में वाटर फिल कर देते हो और उसमें आपकी जो टेस्ट ट्यूब है, रिएक्टेंट वाली, वो रख देते हो। फिर इसमें रेडिएशन आएगी अल्ट्रासाउंड रेडिएशन, कौन-सी? अल्ट्रासाउंड, साउंड रेडिएशन ये, अल्ट्रासाउंड रेडिएशन आएगी और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इसके थ्रू आप 1,5 बेंजोथाइज़ापिन को 15 बेंजोथाइज़ापिन को 30 मिनट में सिंथेसिस कर सकते हो और वो भी 90 अबव 96% 96% यील्ड के साथ, क्लियर? देखो कि एक सॉल्वेंट लेस रिएक्शन का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपके पास। माना कोई एक सॉल्वेंट लेस रिएक्शन है, क्या कैसे करो उस सॉल्वेंट लेस रिएक्शन को? वही सॉलिड ए, सॉलिड बी, मोडाल और पेस्टल आपके पास ये, इसमें आपने इसको ले लिया, सॉलिड ए और प्लस बी, आपस में आपको इसको क्या किया? ग्राइंड किया, घुमाया। जैसे ही घुमाया तो ये थोड़ा टाइम बाद 10-15 मिनट में ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। चालकोन बना सकते हो। दूसरा, चालकोन तो ईज़िली बना ही सकते हो। दूसरा ये देखो एल्डिहाइड इसका भी इमीन बॉन्ड बना रहा हूँ।
इमीन बॉन्ड फॉर्मेशन, एक क्या कर रहे हो आप कपलिंग कर रहे हो, कपलिंग रिएक्शन इज़िली परफॉर्म हो गए H2 बाहर निकल, ठीक है? अब बात आती है जो कॉफ़ी के बीज हैं, उनमें से अनवांटेड कैफ़ीन को बाहर निकालना। तो उसको निकालने के लिए जो सॉल्वेंट के रूप में यूज़ करते थे पहले, वो यूज़ करते थे मिथाइलिन क्लोराइड CH2Cl2, लेकिन आप जानते हो ये क्या सस्पेक्टेड कार्सिनोजन। तो इसका अल्टरनेट निकाला है, अब यूज़ करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके, यहाँ यूज़ करते हो आप सुपर क्रिटिकल CO2। और इसका इसी में ही नहीं, फूड एंड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया पूरा विश्व का सुपर क्रिटिकल CO2, क्लियर? इसके अलावा ये जैसे कॉर्क व्हिच स्पॉइल द टेस्ट ऑफ फाइन वाइन, उसमें से क्या है कि फंगिसाइड को हटाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, क्लियर? अब आते हैं आयोनिक लिक्विड पे। मैंने बताया था आयोनिक लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्लियर? तो ये रूम टेम्परेचर पे एंड बिलो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, सॉलिड नहीं होना चाहिए, क्लियर? आयोनिक फॉर्म होता है, नॉन वोलेटाइल होते हैं, नेग्लिजिबल वेपर प्रेशर होता है इनका, कैन बी रिसाइकल, ये इंपॉर्टेंट है, आप दोबारा यूज़ कर सकते हो। और इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? हाई, वो भी 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड उससे हाई टेम्परेचर पर भी ये क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, क्लियर? और जो फर्स्ट आयोनिक लिक्विड, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, पॉल वाल्टन ने 1914 में सिंथेसाइज़ किया था न्यूट्रलाइज़ेशन मेथड के थ्रू, उसका नाम था इथाइल अमोनियम नाइट्रेट, एक केटाइनिक पार्ट और ये एनायनिक पार्ट, क्लियर? अब एक और है हमारे पास, जिसमें हम ग्रीन केमिस्ट्री के 5th प्रिंसिपल को समझेंगे, तो किसके थ्रू? पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के थ्रू। आप लोग आप सभी जानते हो कि कोलोन रीअरेंजमेंट वेल नोन रीअरेंजमेंट है, सभी को यह आता भी है। कैसे होता था कि इसमें सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन बनता था, सब्स्टिट्यूटेड कार्बो पहले तो बनता था कार्बोकेटायन, फिर वो कन्वर्ट कन्वर्ट होता था सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन में, फिर उससे प्रोडक्ट बनता था। मैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज़्म पे नहीं जा रहा हूँ, मेरा मेन मोटो है आपके जो 5th प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री, वो समझ में आ जाए। तो जो कन्वेंशनल मेथड थी उसमें सॉल्वेंट यूज़ करते थे आप डाइल्यूट H2SO4, मतलब 30% H2SO4। तो लेकिन जो H2SO4 वो क्या है? हैज़ार्डस है, हार्मफुल है और एनवायरनमेंट को कंटामिनेट करता है और लिविंग लाइफ को भी कंटामिनेट करता है। ये एक एसिड कैटालाइज़्ड रीअरेंजमेंट होता है। एसिड चाहिए ही चाहिए इसको ड्राइविंग फोर्स के रूप में। लेकिन यदि आप 270 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर यूज़ करो और माइक्रोवेव रेडिएशन कर दो, मतलब माइक्रोवेव रेडिएशन इसके ऊपर डाल दो, तो जो वाटर है वो ही कैसा बिहेवियर करने लग जाता है? एज़ ए एसिड। और हमें एसिड तो चाहिए यहाँ। जो ग्रीन मेथड है पिनाकोल के लिए वो ये है। तो कन्वेंशनल मेथड आपके पास ये था। दोनों को दोनों आपके समझ में आ गए होंगे। क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वेरी, वेरी इंपोर्टेंट है ये। वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। क्लियर? एक आपको बताता हूँ मैं कंप्यूटर चिप के बारे में। तो कंप्यूटर चिप को ट्रेडिशनल मेथड से बना देते हैं। उसमें क्या चाहिए आपको? फ्यूल चाहिए, फ़ॉसिल फ्यूल, एनर्जी, मतलब रॉ मटेरियल के रूप में। एक एक ओनली एक चिप को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको रॉ मटेरियल चाहिए। मतलब 630:1 में आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, मतलब एक चिप बनाने के लिए इतना ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। लेकिन अगर इसका अल्टरनेट निकाला है लॉस अल्मास नेशनल लैबोरेटरी के साइंटिस्ट ने, उन्होंने क्या किया? एक प्रोसेस डेवलप किया और उसमें उन्होंने यूज़ किया सुपर क्रिटिकल CO2 का। ये एक स्टेप में चिप बन जाती है, आपके सारे रॉ मटेरियल बच जाते हैं, है ना? यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसी प्रकार रिचर्ड वुल ने क्या किया? चिकन फीदर से उसको कंप्यूटर चिप बनाने के रूप में यूज़ किया। सुपर क्रिटिकल CO2 चिकन फीदर का एक और है कि जो चिकन फीदर बेस्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट एक्चुअली वर्क एट ट्विस द स्पीड ऑफ ट्रेडिशनल सर्किट बोर्ड। ट्रेडिशनल सर्किट बोर्ड की तुलना में ये 2 गुनी स्पीड से क्या करते हैं? वर्क करते हैं। क्लियर? इसी के साथ आपका जो 5th प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री था उसके ऊपर बेस्ड
वीडियो कंप्लीट होता है, 5th प्रिंसिपल आपके कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट, क्वेरी सभी क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ताकि ये वीडियो ज़रूरतमंद के पास भी पहुँच पाए। इसी के साथ धन्यवाद।